नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हमने ज्योग्राफी के साथ साथ कुछ एनवायरमेंटल साइंसेस के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। लेट अस फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इको सेंसिटिव जोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित एक बहुत ही नाजुक एक फ्रेजाइल सिस्टम है, उसको सेंसिटिव जोन कहा जाता है। The eco-sensitive zone are the area that are declared under the Wildlife Protection Act of 1972. देखते हैं कि ठीक है कि नहीं। The purpose of the declaration of the eco-sensitive zone is to prohibit all kinds of human activities in those zones except agriculture. स्टेटमेंट दोनों ही गलत हैं। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत नहीं आता, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ से? इंडिया ईयर बुक से। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। इसमें कुछ वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि दी गई हैं और बताना है कि ये किस नदियों के संगम पर है। हरिके वेटलैंड, व्यास और सतलज, केवलादेव वेटलैंड, बानस और चंबल, कोलेरू लेक, मूसी और कृष्णा। इसमें सिर्फ पहला ही ठीक है, बाकी दो क्या हैं? गलत हैं। तो आंसर इज़ ए। ओके, प्लीज़ फाइंड आउट ऑल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया इन इंडिया ईयर बुक। और रामसर कन्वेंशन को भी पढ़ लीजिएगा और ये भी पढ़ लीजिएगा कि इंडिया कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इन सभी इंटरनेशनल कन्वेंशंस को पूरा करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स डज अ टनल कनेक्ट द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली जो संधि है, जो मतलब टनल है, उसके पास कौन सी संधि है, जल संधि है, उसके बारे में पूछा है। तो आंसर इसका क्या है? सी। तो हमारी सलाह आपको ये है कि आपने एटलस खोलिए और देखिए कौन कौन से स्टेट्स कहाँ कहाँ पर हैं और उसके क्या क्या नाम हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक ऐसा क्षेत्र हो जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई लैंड मास है छोटा सा, और ये भी कोई लैंड मास है, और यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर समुद्र है, तो बीच में जो जगह दिख रही है आपको, इसी को कहते हैं क्या? स्ट्रेट, यानी कि जल संधि। तो जल संधि कर क्या रही है? इट सेपरेट टू लैंड मासेस एंड कनेक्ट टू वाटर बॉडीज़। दो जल राशियों को जोड़ रही होती है और दो भूखंडों को अलग कर रही होती है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है? स्ट्रेट ऑफ डोवर। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर नियरेस्ट टू द इक्वेटर। कोलंबो, जकार्ता, मनीला या सिंगापुर। आंसर इसका क्या है? डी। लेकिन ये आंसर आपको कहाँ मिल पाएंगे? एटलस देखना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नज़दीक कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सबसे नज़दीक कौन सा है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी शहर पड़ते हैं उनको नॉर्थ टू साउथ लगाइए, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द जापान आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक आइलैंड है, उसी के बगल में एक और आइलैंड है, एक और द्वीप, एक और छोटा द्वीप, और इस तरीके से चेन बन गई है। तो जापान भी क्या है? एक द्वीपों का समूह ही है जिसमें एक चेन जैसी, एक कड़ी ऐसी दिखाई पड़ती है। तो उसके सबसे नॉर्थ में तो है होकाइडो, लेकिन सबसे बड़ा जो आइलैंड है जापान का, उसका नाम है क्या? हॉन्शू। 2,27,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का है, चेक कर लीजिएगा। इसमें से ये भी चेक कर लीजिएगा कि जैसे साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी आइलैंड जैसे कि जावा, सुमात्रा, है ना, बोर्नियो, इनको ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन। या दुनिया भर के जितने भी आइलैंड हैं, ग्रीनलैंड है, मेडागास्कर है, या ये सब हैं, इनको छोटे से बड़े के क्रम में लगाने के लिए आ सकता है। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, सोनोरान क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। ये एक डेजर्ट है, कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। इसी तरीके से और भी कई सारे डेजर्ट हैं जिनका पता लगाइए मैप में और देखिए कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसमें आपको पता लगाना है कि जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ जगह जो है, ये रहा श्रीलंका का मैप छोटा सा, और ये रहा इंडिया। यहाँ पर जो आपको दिख रही है ये है एक जल संधि जिसका नाम है पॉक स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पर कई और सारी जल राशि हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? सी। आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे नॉर्थ में पॉक स्ट्रेट है, उसके बाद पॉक बे आता है, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? पॉक बे, और यहाँ पर क्या है आपका? पॉक स्ट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के कितने विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू मैक्सिमम स्टेट्स ऑफ इंडिया। पूछ रहा है कि कौन सा अक्षांश भारत में सबसे अधिक राज्यों से गुजरा है। मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि ठीक बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 डिग्री एंड हाफ में है, ठीक है ना। तो फिलहाल वो तो इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो आंसर इसका क्या है 22। प्लीज़ मैप देखे सब अंदाज़ा आएगा आपको, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए कुछ हिल्स के नाम हैं और उनको एसोसिएट किया गया है कि वो किस रीजन में हैं। कार्डमम हिल्स यानी कि जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं वो साउथ इंडिया में हैं, लेकिन आपको याद होगा कि भारत के तटों के नाम अलग अलग हैं। जैसे कि ये वाला जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल और इसका नाम है क्या, मालाबार। तो कार्डमम हिल्स यहाँ पर है, तो पहला तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इसी प्रकार से कैमूर हिल्स भी कोंकण कोस्ट में नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो आंसर क्या बनेगा आपका नाइन्थ का आंसर है आपका सी, यानी कि 3 और 4। ये भी आप मैप में देखेगा सब अंदाज़ा आ जाएगा आपको, ठीक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। देखिए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया चलती है, ये पूछा गया है, यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन है और काफ़ी जटिल सी प्रक्रिया है जिसमें लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी, जी नहीं। फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड, यस दिस सीम्स टू बी राइट। फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, नॉट दैट करेक्ट। इसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड, ये होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं अब तक, यूपीएससी में जितने क्वेश्चन आए उसको देखिएगा और गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लोज टू द ईस्ट। ये देखिए भारत का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप वो होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो इंडिया भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इत्तेफाक से भारत में क्या है, ये साउथ वाला जो पार्ट है ये डेक्कन प्लेट यानी कि पठार वाला इलाका है। पहला है इट ऑक्यूपाइज ए लीनियर रिफ्ट वैली, बिल्कुल सही बात है। इट फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुड़ा, ये भी बात बिल्कुल सच है, लेकिन इस क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये स्टेटमेंट। ये जो ऑप्शन है अपने आप में ठीक है, लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। किसी दो पहाड़ी के बीच में बहने की वजह से वो ईस्ट में नहीं बह रही, वेस्ट में नहीं बह रही है, ठीक है। थर्ड, द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, ये बात बिल्कुल ठीक है। सो द आंसर इज नन अदर देन सी, ठीक है। देखिएगा नर्मदा, रिफ्ट वैली, ताप्ती, इन सब से भी क्वेश्चन यूपीएससी में आते रहे हैं, प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, नो ट्रीज आर फाउंड इन अ टुंड्रा बायोम नियर पोलर रीजन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए अगर हम इसको अर्थ मान लें तो जो ये वाला इलाका है ये टुंड्रा वाला इलाका है। टुंड्रा यानी कि बहुत ही ठंडा इलाका। यहाँ पर पेड़ नहीं पाए जाते, क्यों नहीं पाए जाते होंगे ये हमको पता लगाना है। स्नोफॉल इनहेबिट्स प्लांट्स रेस्पिरेशन, जी नहीं। फ्रोजन आइस बीनीथ द सरफेस सॉइल, परमाफ्रॉस्ट रेस्ट्रिक्ट्स रूट ग्रोथ। तीसरा इसमें पढ़ते हैं लेस विंड मूवमेंट एंड एडिकेट सनलाइट, इससे कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। लो टेम्परेचर विच रेस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये भी नहीं है। दरअसल यहाँ बहुत ठंड रहती है। परमाफ्रॉस्ट जो एक बहुत ही कीवर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सॉइल है जो लगभग लगातार 2 साल तक -32 डिग्री तक क्या है, जमी रहती है। तो यहाँ पर इतना हार्ड सरफेस है कि जहाँ पर जड़ें अंदर जा ही नहीं सकती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ट्री नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, लाइकेन और काई, इस तरह की चीज़ें पाई जाएंगी यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। टुंड्रा बायोम के साथ साथ और भी कई सारे बायोम हैं, इन सबको पढ़िएगा, जैसे कि टैगा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सवाना बायोम है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के लिए भी, डू हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेक्कन ट्रैप। ये देखिए मैंने अभी आपके सामने एक नक्शा बनाया था, फिर से बनाता हूँ इंडिया का मैप। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इसके बीच में यही है क्या, प्लेट्यू यानी कि पठार भारत का। इसमें पूछ रहा है ये द इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ फिसर इरप्शन यानी कि जब ज्वालामुख वो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसकी बात कर रहा है, टुक प्लेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रिटेशियस एरा, क्रिटेशियस पीरियड। देखिए अर्थ जो बनी है, जो आज आपको दिखाई दे रही है, हमेशा ऐसी नहीं रही है, इसमें कई सारे युग बीत चुके हैं। तो जो क्रिटेशियस पीरियड था उसका जो टाइम पीरियड था वो था 145 से लेकर लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व की घटना है ये। तो उस दौरान ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक। सेकंड है द वॉल्केनिक लावा स्प्रेड आउट इन हॉरिजॉन्टल शीट्स। देखिए जब लावा निकला होगा इंडिया के साउथ वाले पार्ट में तो वो चारों तरफ फैल गया होगा, इसी को हम लावा शील्ड भी कहते हैं।
तो जो हमारा दक्कन का पठार बना है वो इसी चीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक मालूम पड़ता है। थर्ड, द रेगू सॉइल फाउंड हेयर इन रिच इन नाइट्रोजन। नो डाउट भारत के इस वाले हिस्से में ब्लैक सॉइल तो मिलती है, लेकिन भारत में मिलने वाली जो भी मिट्टियाँ हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग है। तो द आंसर इज ए 1 and 2। ओके। 14th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी के खास अंदाज में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, द हिमालयन वेजिटेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू बोथ एल्टीट्यूड एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। वेरी वेरी करेक्ट। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पतियों में भी अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है और प्रेसिपिटेशन में भी कमी आती है। तो प्रेसिपिटेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी वेजिटेशन को उगने के लिए। तो जितना हिमालय की तरफ जाएंगे ऊंचाई में, उतना देखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या लगातार घटती रहती है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दैट आर फाउंड इन द हिमालयाज, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सो द आंसर इज सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई द समर मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, समर मानसून जो है वो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है वो क्यों दक्षिण पश्चिम से बहता है उत्तरी गोलार्ध में। पहला है द जनरल डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्रॉम द इंडियन ओशन इज साउथ वेस्टर्न। बी है द प्रेजेंस ऑफ डोल्ड्रम अराउंड द इक्वेटर। सी है द लो प्रेशर कंडीशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और डी है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द कोरोलिस फोर्स। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी, दैट इज़ द लो प्रेशर कंडीशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। क्योंकि जब मानसून जब क्रॉस करता है ITCZ को, जो मैं पहले अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ, उसको सुनिएगा और किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो उसको क्रॉस करने के बाद वो राइट की साइड क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, कोरोलिस प्रभाव के कारण। ठीक है, देखते रहिएगा इसको। 16th और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशन दैन दैट ऑफ द अटलांटिक ओशन। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये होता है ताप परिसर कह सकते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर मई या जून में होता है, मान लीजिए कि 45 डिग्री है, लेकिन दिसंबर में सबसे कम होता है, मान लीजिए कि 8 डिग्री है। तो अगर हम इसको माइनस कर देंगे 45 से 8 को, तो कितना आएगा, 37 आ जाएगा। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्या आ रहा है, इसमें अंतर आ रहा है। कहाँ 8 डिग्री और कहाँ पर 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर का। तो ये पूछ रहा है कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक ओशन दैन दैट इन द अटलांटिक ओशन। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये तो गलत है, क्योंकि ऐसा अटलांटिक ओशन में है, ना कि पैसिफिक में। क्यों? क्योंकि पैसिफिक ओशन जो है वो बहुत बड़ा है और सिर्फ पानी ही पानी है, लैंड मास उसमें बहुत कम है, ठीक है। जबकि अटलांटिक ओशन जो है एस शेप का आप देखते ही हैं, तो उसमें ज़्यादा लैंड मास उसके आसपास रहता है, जिसकी वजह से लैंड वाला जो पार्ट है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसकी वजह से रेंज ऑफ टेम्परेचर में फ़र्क आता है काफ़ी। सेकंड है द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात इसीलिए ठीक है क्योंकि नॉर्थ वाले पार्ट में भूभाग अधिक है और साउथ वाले पार्ट में भूभाग काफ़ी कम है, जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी क्रिएट हो जाता है। सो द आंसर इज़ बी। ठीक है, तो ये थे आज कुछ क्वेश्चंस, इसको आप देखिएगा और प्लीज़ एटलस को देखते रहिए। जिन लोगों की करंट इवेंट उतनी अच्छी तरह तैयार नहीं है, वो लोग ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी के क्वेश्चंस को लगातार कर सकते हैं और हो सकता है कि आपकी संभावना एग्ज़ाम पास करने की अधिक बन जाए अगर आप ऐसा करते हैं। तो चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, स्टेटमेंट दीजिए और कमेंट भी छोड़िए। थैंक यू सो मच।